नमस्कार मित्रों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है एनडीपीएस एक्ट 1985 और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही लार्ज एक्ट है और ये हम लोगों का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और इसमें जो पार्ट है माइनर एक्ट का, तो उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि इसकी कुछ धाराएं 2019 में कुछ धाराओं के तहत कार्रवाई करने का अधिकार आरपीएफ को भी मिला है। और इस एक्ट से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर परीक्षाओं में, पिछले परीक्षा में भी पूछे गए हैं और कुछ टेक्निकल प्रश्न हैं उनको भी पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले कि हम लोग एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में बात करें, आपको एक ये स्लाइड के माध्यम से बताना चाहेंगे कि भारत सरकार का एक ये राजपत्र है। इसको हमने अलग से इसका एक स्लाइड बनाया हुआ है जो कि आपके समझ के लिए। तो इसमें लिख रहा है वित्त मंत्रालय, ये राजस्व विभाग का है और ये अधिसूचना 11 अप्रैल 2019 को जारी हुई है। इसमें दे रहा है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 42 की उपधारा 1 और धारा 67 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद द्वारा रेल सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक व उनके ऊपर वाले पदों के अधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर धारा 42 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही साथ उक्त अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वे धारा 67 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सके। तो इससे 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो सकते हैं। 11 अप्रैल 2019 को ये अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1950 की धारा 42 के उपधारा 1 की धारा 67 के तहत जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं केंद्र के द्वारा, जो रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक के ऊपर वाले पदों के अधिकारी जो है इसमें गिरफ्तारी, जामा तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, इसमें धारा 42 और धारा 67 के अंतर्गत जो कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा की जाती है उसके बारे में, और भी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हमें प्राप्त हैं और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा इसका बेसिक हम लोग लेते हैं। तो द एनडीपीएस एक्ट 1985, इसका नाम है एनडीपीएस एक्ट 1985 के नाम से मेनली इसको जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के रूप में इसको हम लोग जाना जाता है। तो देखिए, इसमें एक शब्द है नारकोटिक। ये नारकोटिक आप कई बार सुने होंगे। तो नारकोटिक का मतलब होता है स्वापक। ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है, नार्को शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है नींद। स्वापक का मतलब होता है नींद। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जो लोग स्वापक औषधियों का प्रयोग करते हैं, नशे के तौर पे करते हैं, वो एक अर्धनिद्रा की अवस्था में होते हैं। एक अपने दिमागी संतुलन उनका वैसे नहीं रहता है जैसे एक स्वस्थ आदमी का रहता है। जैसे वो एक नींद की अवस्था में होती है, जैसे बड़बड़ाना और सारी ऐसी हरकतें, अप्रत्याशित हरकतें, जिससे कि वो थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। तो स्वापक शब्द है, जो नार्कोटिक शब्द है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और नार्कोस वर्ड से लिया गया है ग्रीक शब्द के, और इसका मतलब होता है नींद। तो इसका देखिए यूज किन किन चीज़ों में होता है, क्योंकि हर जो भी चीज़ें होती हैं तो उनका ये जो स्वापक औषधियाँ हैं, जो नार्कोटिक है, इनका मेनली यूज जो है इनका पेन किलर और एनर्जेटिक यानी कि शक्तिवर्धक दवाओं के रूप में इनका उपयोग होता है। लेकिन इसको जो है लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके या इसमें और सारे केमिकल को मिक्स करके और इसको नशे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इस एक्ट को बनाया गया है। तभी औषध पड़ी है, क्योंकि ये जो पेन किलर के रूप में और एनर्जेटिक मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको नशे के रूप में प्रयोग जब होने लगा तो इसका गलत इस्तेमाल होना लाजमी है। तो ये जो है क्या हमारे ये कहाँ पे काम करता है, ये हमारे इंटरनल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जो हमारा शरीर है वो इसके इंटरनल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ये एनडीपीएस एक्ट के बारे में जो मेनली चीज़ें हैं, इसका अर्थ आप लोग लगभग समझ ही गए होंगे और स्वापक औषधि का मतलब आप समझ गए होंगे। और आगे देखिए, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे
ये एक बहुत ही लार्ज इनेक्टमेंट है और इसको मतलब एक वीडियो में बता पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसमें जो हमारे परीक्षा के उद्देश्य से जो चीज़ें हैं तो उनको कवर करते हुए हमने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक चीज़ों को आपके सामने रख सकें। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 में जो है इसमें सबसे पहले आप जान जाइए कि इसमें 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और 83 इसमें धाराएं हैं, यानी कि 6 चैप्टर हैं और 83 धाराएं हैं जिनके बारे आगे हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और जो चीज़ें हम लोग के परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपसे प्रार्थना है, अगर आप जो है हमारा मोटिवेशन चाहते हैं, आगे भी वीडियो चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और हम आपके लिए मेहनत करें, तो नए लोग इसको सब्सक्राइब करें और जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं, इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो लोग इसको लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। कमेंट जो है, आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इसको जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो ज्वाइन करें, वीडियो को अपने अधिक से अधिक लोगों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें 6 चैप्टर हैं और इसमें 83 सेक्शन हैं। तो सभी सेक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही एक लार्ज इनेक्टमेंट है और एक वीडियो में कवर करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने पूरे जो सेक्शन है, जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, सबको कवर करते हुए इसको हमने बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी है, इसका जो है प्रारंभिक है। जो सेकंड चैप्टर है ये ऑथराइज एंड ऑफिसर, यानी कि प्राधिकरण और अधिकरण के बारे में दिया गया है। तो धारा 1 से लेकर धारा 3 तक प्रारंभिक है और धारा 2 में सेक्शन 2 में जो है प्राधिकरण चैप्टर 2 में प्राधिकरण और अधिकरण के बारे में दिया गया, जिसके बारे में सेक्शन 4 से लेकर और सेक्शन 7 तक में इसको बताया गया है। तो इसका एक देखिए, वैसे तो इसके मेनली 83 सेक्शन इसमें है, लेकिन बाद में जब इसमें आवश्यकता पड़ी है तो ये इनेक्टमेंट हुआ है और उसमें कुछ सब सेक्शन भी जोड़े गए हैं। जैसे देखिए, आप 2 का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 को एक 2A इसमें जोड़ा गया है। तो 2A में दिया है राष्ट्रीय निधि के बारे में, यानी कि नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, यानी कि राष्ट्रीय निधि के बारे में दिया गया है कि इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय निधियों को इसमें सम्मिलित किया गया, उसके बारे में दिया गया है। तो आगे देखिए, चैप्टर 3 है प्रोविजन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। चैप्टर 3 इसका है प्रोविजन कंट्रोल एंड रेगुलेशन, यानी कि प्रतिषेध, नियंत्रण और विनिमय। हिंदी और अंग्रेजी में हमने चूंकि इसको स्लाइड को बनाया है ताकि हमारे जो साउथ के जो भी व्यूवर हैं तो उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट रहती है कि सर इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाए। तो हमने यथासंभव कोशिश किया है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं या जो इंग्लिश के लोग हैं, इंग्लिश समझने वाले लोग हैं, वो लोग भी उनको बराबर जो है इन सारी चीज़ों से लाभ मिले। तो इसका सेक्शन 3 है, जल्दी हम करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सेक्शन 3 है प्रतिषेध, नियंत्रण और विनिमय, जिसके बारे में धारा 8 से लेकर और धारा 14 में दिया गया है। सेक्शन 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के कार्य के उद्देश्य से, इसी में हम लोग का तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अपराध और शास्तियाँ। इसमें अपराध और शास्तियाँ कौन है, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 40 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण है वो चैप्टर 5 है प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया। और प्रक्रिया के बारे में हम लोग इसमें प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। धारा 41 से लेकर धारा 68 तक इसमें प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 42 से लेकर 67 में जो कार्रवाइयाँ करते हैं, 42 के अंतर्गत जो पावर हमको मिला हुआ है 2019 के अधिसूचना के अंतर्गत, तो उसमें जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसके बारे में चैप्टर 5 में दिया गया है। बाद में एक और चैप्टर 5 दिया गया है जो कि हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समपहरण के बारे में दिया गया है, जिसमें से कि फॉरफीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि इसके बारे में दिया गया है कि संपहरण के बारे में अगर कोई इस तरह की संपत्ति है या कोई वाहन है जिसमें से कि इस तरह के स्वापक और मन प्रभावी पदार्थों की बरामदगी होती है, तो उनको क्या समापहरण का है, या जिस बिल्डिंग में इसको प्राप्त किया जाता है या जिस व्यक्ति के पोजेशन से इसको प्राप्त किया जाता है, तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में ली जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। और ये यहाँ पे देखिए चैप्टर 6 है मिसलेनियस, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से भी एक दो जो भी प्रश्न हमको समझ में आएगा, बाद में हम इसमें पढ़ते जाएंगे। तो 6 है प्रकरण, यानी धारा 69 से लेकर और 83 तक जो है इसमें जो है प्रकरण बारे में दिया गया, नहीं मिसलेनियस के बारे में दिया गया है। तो एक मोटा मोटी हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि मतलब जो 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर में कौन कौन सी धाराएं हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सी धाराएं हैं, तो उसके बारे में ये एक स्लाइड थी। आगे देखते हैं, आगे इसमें
ये कुल 6 अध्याय और 83 धाराएं इसमें पहले ही हमने बताया, बाद में उसमें इसमें जो है इनेक्टमेंट हुआ है और जब जब इसमें बदलाव हुआ है तो इसमें कुछ उपधाराओं को भी जोड़ा गया है, सबसेक्शन को भी जोड़ा गया है। तो उस ये स्लाइड हमने बना दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए एनडीपीएस एक्ट 1985 है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जब ये हालांकि हम लोग के आउट ऑफ सिलेबस की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझते हैं कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते क्या हैं, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइकोट्रॉपिक ड्रग्स यानी दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स जो केमिकल वेस्ट होती हैं और फिर उन्हें 2-3 तरह के केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। देखिए जैसे पहले शुरू में हमने जब वीडियो को शुरू किया था तभी बताया कि इसका मेनली उपयोग जो है पेन किलर के लिए प्रयोग इसको किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ केमिकल मिलाकर कुछ मिक्स्ड करके और इसमें दो तरह के केमिकल 2-3 तरह के केमिकल मिलाकर और इसको एक नशे के रूप में यानी कि इसको नशीले पदार्थ के रूप में इसका सेवन किया जाता है। इसमें जैसे कि इसमें जो है LSD हो गया, MSDM हो गया, अल्प्राजोलम हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ों को मिलाकर और इसको जो है नशीले पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कुछ दवाएं जीवन रक्षक भी हैं, लेकिन बिना मेडिकल सलाह के ज़्यादा मात्रा में लेने से इसका नशा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ये नीचे हमने इंग्लिश का भी एक स्लाइड बनाया हुआ है, जिन लोगों को अगर कंफर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है तो ये लोग ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आप लोग ये जो इसमें जो मार्केबल चीज़ है, इसमें LSD, MM और अल्प्राजोलम ये दवाएँ होती हैं जिनको कि मिलाकर और इसको नशारोधक दवा के रूप में इसका नशीले दवाओं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से इस तरह के प्रश्नों का आना एक्सपेक्टेड है। अब देखिए नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पहले भी कुछ बात किए हैं। तो नार्कोटिक्स ड्रग्स से मतलब है नींद लाने वाले ड्रग्स, यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स मीन्स स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स विच आर नेचुरल आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस एक्सेट्रा, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन, मॉर्फिन एक्सेट्रा कम अंडर दिस। यानी कि ये नींद लाने वाले ड्रग्स हैं जो नेचुरल होते हैं और प्राकृतिक चीज़ों से बनते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, मार्फिन वगैरह इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल होते हैं, ये प्राकृतिक प्रदत्त ये सारी चीज़ें हैं जिनसे कि इनमें कुछ चीज़ों को मिक्स करके और इसको बनाया जाता है। और इसके तमाम नाम भी हैं आपको, जैसे कि इसमें स्लाइड में दिया हुआ है। और ये नींद में लाने वाले ड्रग्स होते हैं जो कि ये आप लेने के बाद आदमी अर्धनिद्रा की अवस्था में आ जाता है। बिल्कुल जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है और नींद की अवस्था में आदमी परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो ये नशा जो है आदमी हैबिट में आ जाता है और इसके बिना जो इसके आदी हो जाते हैं लोग, तो फिर उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। तो नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में आपने देखा। अब देखिए इसमें हम सेक्शन वाइज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें 6 चैप्टर हैं और बाकी 83 इसमें सेक्शन है। तो जो सेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सेक्शन 1 में देखिए सबसे पहले जो है इसका शार्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डेट जैसे कि हर एक्ट में होता है, तो इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू तिथि सेक्शन 1 में दिया हुआ है। तो इसका नाम पहले ही बताया जा चुका है, एनडीपीएस एक्ट 1985 है और इसका विस्तार संपूर्ण इंडिया में है और इसकी लागू तिथि है 14 नवंबर 1985 यानी 14 नवंबर 1985। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर और बनाया गया है, इस सारी चीज़ों को आप देख लीजिए कि ये यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो आप ये कब लागू हुआ, तो 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ और इसका एक्सटेंट संपूर्ण भारत में है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इसका संपूर्ण भारत में लागू है। 370 के पहले ये प्रतिबंधित था कुछ जगहों पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये इंडिया इसका विस्तार जैसे कि दिया हुआ है कि इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में है इंक्लूडिंग J&K। तो ये देखिए सिटीजन, यहाँ नीचे एक स्लाइड बना हुआ है, सिटीजन आउटसाइड इंडिया और शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई देश के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति है इन स्वापक औषधियों को गैर कानूनी तरीके से अगर लेते हुए या सेवन करते हुए या कोई इसका व्यापार करते हुए या किसी तरह के से इस एक्ट के अंतर्गत अगर दोषी होता है तो उसको माना जाएगा कि जैसे वो इंडिया में ही है, उसी तरह की कार्रवाई उसके ऊपर लाई जाएगी। या कोई ऐसा शिप है या एयरक्राफ्ट है जो कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है और
में जो है अगर कहीं विदेश में भी इस तरह की चीज़ों की बरामदगी होती है या इस एक्ट के इस अधिनियम के विरुद्ध अगर कोई अगर चार्ज होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही है और उस पर उसी हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में हम लोगों ने देख लिया, इसका नाम भी आप याद रख लीजिए, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी कि स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। लागू तिथि इसकी 14 नवंबर 1985। अगर प्रश्न बनेंगे तो अगर सेक्शन 1 से प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से इसका यही प्रश्न बनते हैं। इसका मेनली नाम हो गया क्योंकि एनडीपीएस बहुत थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, तो स्वापक, औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 इसका नाम होगा। और इनका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 1 में दिया गया है। लागू तिथि इसकी 14 नवंबर है। ऑल ओवर इंडिया ये लागू है, इंक्लूडिंग J&K। यहां तक क्लियर हो गया। सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में देखिए दिया हुआ है कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो कि मेनली एक्ट 2 में होता है। धारा 2 जो होती है उसमें डेफिनेशंस ही होते हैं। तो डेफिनेशंस में इस जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धारा 2 का सबसेक्शन 3 जो है ये कैनविस भांग के बारे में बात करता है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं और बन सकते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 2 का 3 है कैनविस भांग। तो कैनविस भांग में देखिए ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 2 का 3 जो है महत्वपूर्ण है। इसमें सेक्शन 3 का A, B, C इसमें तीनों स्लाइड जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए ये कैनविस वंश का जो ये पौधा होता है और सेक्शन 2 के 4 में दिया गया है कैनविस प्लांट यानी कि कैनविस का पौधा। तो यहाँ से चरस, गांजा और भांग ये तीनों सारी चीज़ें जो हैं इसी से बनती हैं। और धारा 2 के सबसेक्शन 3 में जो है कैनविस हेम्प यानी कि भांग के का जो पौधा होता है उसके बारे में बात किया गया है। तो देखिए सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 के A में दिया गया है चरस, सेक्शन 2 के 3 के B में दिया गया है गांजा और सेक्शन 2 के 3 के C में दिया गया है कोई भी मिश्रण यानी कि एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड या उसे निर्मित कोई पेय यानी कि मिक्सचर जिसको आप प्रयोग करके और ये इस तरह के पदार्थों को बनाया जाता है कैनविस प्लांट से जो तैयार किया जाता है। तो ये सेक्शन 2 के C में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए आपको ये पिक्चराइजेशन के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। देखिए यही पौधा होता है, भांग का ये पौधा होता है। इसको आप देखते होंगे जहाँ नमी वाली जगह होती है गाँव में या शहरों में, जहाँ पे बहुत नमी वाली जगह होती है तो वही इस तरह के जो ये झाड़ के रूप में एक पैदा हो जाता है और इसी से भांग, गांजा और चरस ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं इसी से ही तैयार किया जाता है। क्योंकि फीमेल जो भांग होता है और जो मेल जो प्लांट होता है वो गांजा के रूप में प्रयोग में आ जाता है। तो उसमें कलियाँ, छोटी छोटी कली होती है जैसे पौधों का कली होता है। ये चूंकि एक ही वंश के हैं सब, ये सारे कैनविस जो वंश के ही हैं, ये एक ही वंश के पौधे हैं, लेकिन इनमें अलग अलग जो है थोड़ी सी कैटेगराइज इसका है मेल फीमेल। और इसके मिश्रण से पत्तियों को मल के या इससे कुछ रस वगैरह निकाल के और जो तैयार किया जाता है तो वो चरस होता है और इसको भांग बोलते हैं। और ये इस तरह का पिक्चर नंबर 2 में देखिए ये गांजा है और पिक्चर नंबर 3 में देखिए उसको मिश्रण करके उसको ये बनाकर और एक मेडिसिन के रूप में, एक गोली के रूप में बना के और इसका तो ये चरस के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए ये पिक्चराइजेशन के बारे में हमने कोशिश किया है कि पिक्चर बना के आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अगला देखिए सेक्शन 2 का 8 महत्वपूर्ण है। इसमें जो है परिवहन के बारे में, कन्वेंसेस के बारे में दिया गया है। परिवहन का अर्थ होता है किसी भी विवरण का एक वाहन और इसमें कोई भी विमान, वाहन या पोत शामिल है। तो परिवहन का मतलब यह हो गया कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि इस अधिनियम के विरुद्ध किसी सामान या किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ अगर लेकर जाता है तो उसको इस अधिनियम के अंतर्गत जो है उस पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, वो परिवहन का क्या माध्यम होगा, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो नौका हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो। सारी चीज़ें जो कि पहले हम लोग चर्चा जिसमें किए हैं कि कोई भी चीज़ें जो है या तो कोई एयरक्राफ्ट हो या कोई परिवहन का कोई भी साधन हो तो उस अगर वो रजिस्टर्ड है भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के अधीन है, तो अगर बाहर में भी इस तरह की चीज़ों का परिवहन करते हुए या नशीले पदार्थों के आवागमन में अगर वो सारी चीज़ें अगर उसके विरुद्ध अगर पाई जाती हैं तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अगला देखिए सेक्शन 2 का 8 का बी, सेक्शन 8 हम लोग पढ़े, 8 का बी में महत्वपूर्ण है ये अवैध व्यापार यानी इनलीगल ट्रैफिक के बारे में दिया गया है। स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में अवैध व्यापार से क्या क्या अभिप्रेत है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोका के पौधे की खेती करना
या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना। यानी जो कोका का पौधा होता है उसकी खेती करना या उसके किसी भाग का संग्रह करना, यह जो किसमें आएगा, अवैध व्यापार की श्रेणी में आता है। अफीम, पोस्ता या किसी कैनबिस के पौधे की खेती करना, ये भी अवैध व्यापार में आता है। स्वापक औषधियों या मन प्रभावी पदार्थों के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उनका विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या इसका स्थानांतरण का कार्य करना जो है ये किस में आता है, ये सारी चीज़ें अवैध व्यापार में आता है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अवैध व्यापार यानी खेती करना, संग्रह करना या उन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, उनका विनिर्माण करना, कब्जा, विक्रय, ये सारी चीज़ें जो हैं अवैध व्यापार के रूप में आती हैं, यानी इलीगल ट्रैफिक के रूप में जो है ये आती है। अगला है देखिए विनिर्मित, ये एक शब्द आता है विनिर्मित, अभी बीच में आया है इस शब्द में। तो विनिर्मित जो है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 10 है। ये 2 का जो सब सेक्शन हमने दिया हुआ ये महत्वपूर्ण है। जो आपकी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम है तो इन सारी चीज़ों में ये सारी ये पूछना एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमने जो महत्वपूर्ण हमें लगा इनको ले लिया है। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 10 है, ये विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चरर के बारे में बता रहा है। मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में निर्माण, तो इसमें कह रहा है कुछ चीज़ों को हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है। उत्पादन के अलावा अन्य सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी दवाएं या पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ जो ऐसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी दवाएं या पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं वो क्या आएंगे, वो विनिर्मित की श्रेणी में आएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के श्रेणी में आएंगी। ऐसी दवाओं या पदार्थों का शोधन, ये भी जो है ये ऐसा माना जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी पदार्थ के या ऐसे दवाओं के बारे में अगर इस तरह के बारे में कोई किसी प्रकार का प्रक्रिया की जाती है तो उसको वो मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में आएगा। ऐसी दवाओं या पदार्थों का परिवर्तन, और चौथा है तैयारी करना, अन्यथा नुस्खे पर किसी फार्मेसी में के साथ या युक्त ऐसी दवाएं या पदार्थ। या किसी फार्मेसी में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, जो मेडिकल के जो लोग कारोबारी होते हैं, तो वो लोग भी कुछ इसको जो है मेडिकल के दवाओं के साथ साथ जो है इस तरह के पदार्थों का जो है आयात निर्यात करते हैं और उससे जो है उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। तो वो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उसका प्रयोग में आएगा। अगला है निर्मित औषधि, सेक्शन 2 का 11 महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा आप। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स के बारे में दिया गया है। तो सभी कोका डेरिवेटिव, औषधि, भांग, अफीम डेरिवेटिव और पोस्ता, पुआल केंद्रित, ये सारे किस में आएंगे, ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स में आएंगे। ये क्या निर्मित औषधि माने जाएंगे, इनको निर्मित औषधि माना जाएगा। और कोई अन्य मादक पदार्थ या तैयारी जो केंद्र सरकार हो सकती है, उपलब्ध सूचना के संबंध में, इसकी प्रकृति या किसी निर्णय के संबंध में यदि कोई हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय के तहत कन्वेंशन आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निर्मित दवा नहीं होने की घोषणा करता है, लेकिन इसमें कोई भी मादक पदार्थ या तैयारी शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार हो सकती है। उपलब्ध सूचना के संबंध में, इसकी प्राकृतिक या किसी निर्णय के संबंध में यदि कोई हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय के तहत कन्वेंशन आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निर्मित दवा नहीं होने की घोषणा करता है। देखिए ये चीज़ों को थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट किया गया है, तो शब्द थोड़ा सा आगे पीछे हैं। तो ये आपको इसके कहने का मतलब यह है कि इस जो अधिसूचना के अंतर्गत, यानी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिसूचना का जिस अधिनियम के अंतर्गत जो चीज़ें, जिन चीज़ों को मादक पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है, या जो चीज़ें जो हैं ये मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को जो है निर्मित औषधि के रूप में माना जाएगा। मतलब अगर आप जो है भले ही एक मेडिसिन के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें प्रतिषेधित हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, अगर उन सारी चीज़ों में आप संलग्नता पाई जाती है, तो वो ये माना जाएगा कि यह एक निर्मित औषधि है और इसका जो है प्रयोग जो है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स के रूप में किया जाएगा। अगला है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 है, औषधीय कैनबिस। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा। मेडिकल कैनबिस है तो औषधीय भांग का अर्थ है भांग का कोई अर्क या टिंचर या भाग, यानी कि औषधीय कैनबिस का मतलब हो गया कि भांग का कोई भी अर्क या कोई भी जो वो ऊपर का जो उसका कली होता है या टिंचर जो होता है, तो उसको भांग के रूप में प्रयोग किया है, तो वो ऐसे औषधीय कैनबिस के रूप में उसको माना जाएगा।
अब सेक्शन 2 का 14 है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मादक औषधि यानी कि नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में पहले इसको आपको इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मादक औषधि के बारे में, मादक औषधि का अर्थ है कोका का पत्ता, भांग, अफीम, खसखस और सभी शामिल हैं और सभी निर्मित दवाएं। तो इसमें मादक औषधि के अंतर्गत, नार्कोटिक्स ड्रग्स के अंतर्गत कुछ एक कैटेगराइज बनाया गया है जिसमें से कि भांग पत्ता हो गया, अफीम हो गया, खसखस हो गया, ये सभी शामिल और इसे के द्वारा निर्मित दवाएं जिनको कि मादक औषधि के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। सेक्शन 2 का 15 देखिए, अफीम के बारे में दिया गया। अफीम का अर्थ है अफीम का जमा हुआ रस। अफीम जो है ये कैनबिस प्रजाति का ही के पौधे से ही इसको जो ये बनता है। तो जैसे कि मेल आपका और उसी के रस से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको अफीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अफीम के जमा हुए रस के किसी भी मिश्रण, किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या बिना खसखस, लेकिन इसमें कोई ऐसी तैयारी शामिल नहीं है जिसमें 0.2% से अधिक न हो। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहेंगे कि अफीम जो तैयार होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है अफीम का, तो ये भांग के द्वारा ही उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है। आगे देखते हैं सेक्शन 2 का 17, अफीम पोस्ता के बारे में दिया गया है। अगर परिभाषा से प्रश्न आते हैं तो डेफिनेशन से, तो बस वही डेफिनेशन बस याद रखना है कि सेक्शन में कौन सा रखा हुआ है। तो इसको आप देख ले, अफीम पोस्ता के बारे में इसमें दिया गया है और ट्रांसलेट इसका किया गया है, तो इसमें थोड़े शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 के 17 में दिया हुआ है अफीम पोस्ता। और अब सीधे आते हैं हम अध्याय 4 पे, जो कि महत्वपूर्ण है। अध्याय 4 है जिसको कि पहले हम शुरू में बताए थे, धारा 14 से लेकर धारा 40 तक जो है इसमें दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन अध्याय 4 के अंतर्गत सेक्शन 22 को देखते हैं, जो कि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो इसमें दे रहा है कि हाउ एवर इन कंट्रावेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल or order made or condition of license granted thereunder manufactures, possess, sells, purchase, transports, imports interstate। तो इसके बारे में दिया हुआ है, यानी कि मनोतेजक पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड के बारे में दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, इस सेक्शन को आप लोग देखिएगा। तो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट धारा 22 मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड के बारे में बताता है ये सेक्शन। तो इसमें कह रहा है कि जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम या बनाए गए आदेश या उसके तहत दिए गए लाइसेंस के शर्त के उल्लंघन में अंतर्राज्यीय निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात करता है, तो ये माना जाए कि मनोपदार्थक पदार्थ के संबंध में उल्लंघन का भागी है और उसके लिए धारा 22 के अंतर्गत उस पर जो है दंड की प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें यही दिया गया कि इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, जो आदेश दिएंगे, उसके तहत बिना लाइसेंस के इन सारी चीज़ों को की खेती करना या इसका निर्माण करना या इसकी खरीद फरोख्त करना या परिवहन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत जो है विरुद्ध दंड की कार्यवाही मानी जाएगी। अगला जो है सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 है पनिशमेंट फॉर कंजप्शन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो इसमें दे रहा है कि हाउ एवर कंज्यूम्स एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस शैल बी पनिशेबल। तो इसमें जो है मादक औषधि और मनोतेजक पदार्थ के उपयोग के लिए दंड के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि इसका कुछ पार्ट है, इसको हम इसमें दिए हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण हमें लगा। वेयर इज नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंज्यूम्ड इज कोकीन, मार्फिन या or any other narcotic drug or any psychotropic substance as may be specified in this behalf by the central government by notification in the official gazette with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with बात। तो यानी कि जो ये मादक दवा या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का सेवन किया जाता है, जिसमें कोकीन, मार्फिन, डायसेटाइल मॉर्फिन या कोई अन्य पदार्थ, दवा या कोई भी मनोदैहिक पदार्थ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ
जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों के साथ जो है दंडित किया जा सकता है। यही वही सेक्शन इसके बी में कह रहा है, सब सेक्शन बी में कह रहा है कि वेयर द नार्कोटिक ड्रग्स आर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंज्यूम्ड इज अदर देन दोज specified in or under clauses A with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with bath। यानी कि मादक पदार्थ, दवा या मनोदैहिक पदार्थ का सेवन खंड ए में या उसके तहत निर्दिष्ट के अलावा एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो 6 महीने तक हो सकता है या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो धारा 22 और धारा 27 भी देख लीजिएगा। इसका जो हमने इसका पीडीएफ भी इसके नीचे लिंक में हमने दिया हुआ है, यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीपीटीएच का और उसको आप अपने नोट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन 27 के बाद हम चलते हैं सेक्शन 28, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन 28 को भी हमने महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखा है। दोस्तों जो भी सेक्शन हमने लिए हैं ये सेक्शन जो है हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसका एक नोट बना लें। एक्सप्लेन किया है उन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो चीज़ें आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है, अपने हिसाब से उसको बताने की कोशिश किया है। तो धारा 28 में दिया हुआ है दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, यानी अपराध किए जाने के प्रयत्न के लिए दंड के बारे में बताया है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 36 जो है विशेष न्यायालयों के गठन के बारे में बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई मामला अगर चलाया जाता है, कोई कोर्ट में कोई मामला चलता है, तो इसके लिए विशेष न्यायालयों का गठन के संबंध में सेक्शन 36 में बताया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये चूँकि जो लोग एपीओ और कुछ जो प्रशासनिक स्तर के परीक्षाओं के लिए, बड़े स्तर के परीक्षाओं के लिए जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए ये सेक्शन है। ये सेक्शन हम लोग के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि धारा 36 में जो है विशेष न्यायालयों के गठन के उपबंध के बारे में बताया गया है। धारा 37 जो है ये अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना, यानी कि कौन से अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से अपराध जो संज्ञेय और अजमानती होंगे उसके बारे में बताया गया है। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको भी हम स्किप करते हुए आगे देखते हैं। अगला सेक्शन जो है सेक्शन 38 है। इसमें कह रहा है कंपनियों द्वारा किए गए अपराध। तो कंपनियों द्वारा किए गए अपराध से बस यही समझना है कि कुछ जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करती हैं या जो उसका प्रोडक्शन करती है, तो कुछ कंपनियां जो हैं उन दवाओं को उसके आड़ में जो है इन नशीले पदार्थों का जो है कारोबार करते हैं। तो कंपनियों द्वारा किए गए अपराध या जरूरत से ज़्यादा या मानक से अधिक जो है ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में जो है उसमें नशीले पदार्थों का जो है सेवन, ये भी जो है ये कंपनियों द्वारा किए गए अपराध हैं। तो इसलिए हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं आगे हमारे लिए कौन से और कुछ सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 39 है कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति, यानी कि कुछ अपराधों के अंतर्गत कुछ जो अपराधी होते हैं उनको डायरेक्ट जो है जमानत देने का जो या परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो दिया गया, जो अधिकारी हैं उनको दिया गया है, जो कि जो अथॉरिटी गिरफ्तारी करने का या और तलाशी लेने के लिए जो है एबल हैं, उनको परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति भी इस अधिनियम के सेक्शन 39 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति। तो वारंट और प्राधिकार, इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत वारंट कौन जारी कर सकता है उसके बारे में बताया गया धारा 41 में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट अथवा इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा सशक्त द्वितीय श्रेणी का कम से कम जो है मिनिमम जो पावर द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जो है वारंट और प्राधिकार जारी कर सकता है धारा 41 के अंतर्गत। तो वो मेट्रोपोल कौन जारी कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहूँगा कि वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति किसको है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा सशक्त द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जो है वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति है। अगला है धारा 42, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में आपको याद दिला दें कि हम लोग भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई करने में सशक्त है। धारा 42 का उपयोग करते हुए रेलवे सुरक्षा बल जो है वारंट और वारंट अथवा प्राधिकार के प्रवेश पर तलाशी और जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति जो है रेलवे सुरक्षा बल को है। तो धारा 42 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पिछले जो एएसआई का एग्जाम हुआ था एग्जीक्यूटिव का,
तो उसमें जो है पूछा गया था। और ये धारा 42 आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 42 के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सच ऑफिसर बीइंग एंड ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू अ पियून और कांस्टेबल ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफ सेंट्रल एक्साइज नारकोटिक्स कस्टम रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड एनी अदर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको पीडीएफ के रूप में भी हम दे देंगे। तो इसमें दे रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थों सीमा शुल्क, राजस्व, खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित किसी भी अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी जिसमें से कि चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल के रैंक में के संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए जानकारी पर विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप से लिया गया है कोई भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के संबंध में जिसमें से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, या कोई दस्तावेज या अन्य लेख जो इस तरह के अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के कमीशन का सबूत प्रस्तुत कर सकता है, या कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो इस अधिनियम के अध्याय के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत प्रस्तुत कर सकती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में रखी या छुपाई जा सकती है। तो उसके बारे में जो है ये दिया गया है सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 में जो है ये महत्वपूर्ण है। इसमें देख लीजिएगा वारंट और प्राधिकार और प्रवेश पर तलाशी, जब्ती व गिरफ्तारी की शक्ति जो कि रेलवे सुरक्षा बल को भी है 2019 की अधिसूचना के अनुसार मिली हुई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग करने की कोशिश किया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते देखते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 कह रहा है कि पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस एनी ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंट मेंटेन्ड इन सेक्शन 42, यानी धारा 42 का प्रयोग करते हुए लोक स्थानों में अधिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति जो है दिया गया है। तो धारा 42 के अंतर्गत जो है लोक स्थानों में, जैसे कि आपको मालूम है रेलवे जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं, जो हमारे माल गोदाम हैं, या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उसमें जो है अधिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति जो है धारा 42 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा भी की जाती है। यहाँ पे देखिए सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति कहाँ से मिलती है रेलवे सुरक्षा बल को, तो धारा 42 में वर्णित किसी भी विभाग का अधिकारी जिसमें से कि रेलवे सुरक्षा बल भी है, ये धारा 42 का में धारा 43 के दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लोक स्थान में अधिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति प्राप्त करता है। तो धारा 43 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंसी एनी ऑफिसर ऑथोराइज अंडर सेक्शन 42 में इफ ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट एनी animal or conveyance is about to be used for the transport of any narcotic drug and psychotropic substance, यानी कि वाहन को रोकने व तलाशी लेने की शक्ति। तो धारा 42 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सशक्त अधिकारी किसी भी वाहन या पशु की तलाशी ले सकता है। तो इस हिसाब से रेलवे सुरक्षा बल भी इसमें के लिए उत्तरदायी है। तो वो अपने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और जो सशक्त अधिकारी हैं यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर का कोई भी अधिकारी जो है किसी वाहन पशु की तलाशी ले सकता है। किन शक्ति का प्रयोग करके, तो धारा 42 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके। धारा 49 के अंतर्गत वाहन को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति जो है रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी को है। जैसे कि रेलवे कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि कभी कभी जो है जानवरों को लोग प्रयोग करते हैं, जानवरों को, जैसे कुत्ता कोई डॉग है तो डॉग को लोग साथ मिलाते हैं और उसको उसके ऊपर जो कवर वगैरह पहना के और उसमें जो है नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को सस्पेक्टेड अगर कोई चीज़ है तो उसको तलाशी लेने का अधिकार धारा 49 के अंतर्गत जो है धारा 42 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी को भी है। अगला चलते हैं सेक्शन 50 चलते हैं। कंडीशन अंडर विच सर्च ऑफ पर्सन्स शैल बी कंडम्ड, यानी कि शर्त जिसके अंतर्गत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। व्यक्तियों की जो तलाशी ली जाएगी वो किन किन कंडीशंस में लिए जाएंगे, तो इसमें दिया है कि धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई भी अधिकारी धारा 41A और धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो तो
वह यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा और धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग या निकटतम मजिस्ट्रेट को सौंपेगा। और इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, महिला को छोड़कर किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी। जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे से अलग होने की संभावना के बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी लेना संभव नहीं है, स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है। तो ये उपबंध जो दिए गए हैं व्यक्तियों की तलाशी के लिए या किन किन शर्तों के अनुसार कैसे कैसे उसको बाउंड किया है उसके बारे में इसमें दिया गया है। धारा 50 महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लें। और अब आते हैं सेक्शन 67 जो है ये भी महत्वपूर्ण है और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी होने के नाते इसके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ वेदर देयर हैज बीन एनी contravention of the provision of the act of this act or any rule or order made there under। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं किसी भी व्यक्ति से खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जानकारी मांगना कि क्या इस अधिनियम के प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम आदेश का उल्लंघन हुआ है। तो यानी कि जब तक अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड इसमें होता है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए उपयोगी या प्रासंगिक किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने या वितरित करने की आवश्यकता है। और तीसरा कह रहा है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करने के बारे में इसमें दिया गया, यानी एग्जामिन एनी पर्सन एक्वाइंटेड विथ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो यानी कि इस धारा 67 में जो है ये 67 में यही दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर एक्यूज्ड बनाया जाता है तो इस नियम और इस अधिनियम के अंतर्गत वो व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं है, तो अगर उसके बारे में जानकारी मांगने की शक्ति जो है इस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के पास होगी। यदि किसी व्यक्ति के लिए जो जांच के लिए जो प्रासंगिक कोई भी दस्तावेज या कोई भी चीज़ की मांग किया जा सकता है, उसके लिए प्राधिकृत है, वो चीज़ें पेश करनी पड़ेगी और मामले में तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच के लिए बुलाया जा सकता है या जांच के लिए उसकी जो है उसको संभावित जो है प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है। तो धारा 67 जो है, धारा 42, धारा 67 खास करके ये जो है जो भी लोग परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो धारा 42 और धारा 67 को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। आगे चलिए, इसमें कुल 83 सेक्शन है, लेकिन हमने 67 जो है सेक्शन को ही लिया है क्योंकि आगे के जो भी सेक्शन हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसमें हमने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो चीज़ें आने वाली हैं सबको हमने कवर करने की कोशिश की है जो हम लोग के परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आप एनडीपीएस एक्ट को पढ़िए, इसमें जो मेन जो धाराएं हैं उसके बारे में और जो मेन चैप्टर हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है, तो इसको पढ़िए। हमें आशा है कि ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगा आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। और एनडीपीएस एक्ट में आगे भी हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि एनडीपीएस एक्ट बहुत ही एक बड़ा एक्ट है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अगर दिया जाएगा तो कम से कम 2-3 वीडियो में ये क्लियर हो पाएगा, 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो पाएगा। तो हमने कोशिश किया है कि आपको एक वीडियो में ही जो भी महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया है। और बाकी इसका पीडीएफ भी जो है लिंक में हम दे देंगे नीचे, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं किसी नए अधिनियम या नए एक्ट के साथ। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपके सपोर्ट मिलने से ही हम ये मेहनत कर पाते हैं, ये सारे वीडियो और जो भी स्लाइड हैं इनको बना पाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया जाए और इससे हमारा नॉलेज भी गेन करता है। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक राज आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं और अपना प्यार देते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।